Hello and a very good morning to all. वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी को ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है। आज आप लोगों की पहली क्लास है जहाँ स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से कि हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से आपका बायोलॉजी का पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे और क्या क्या थ्योरीज रहेंगी। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो यहाँ पर सभी को क्लियरली आ रहा है। तो चलेंगे और शुरू करेंगे आपके आज के सेशन से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, तो देखो बहुत सारे बच्चों के मन में डर था। पहले कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, सेशन तो हमारा रहेगा। पहले ये समझ लेते हैं कि आज के इस बैच से हम लोग किस प्रकार से तैयारी को आगे लेकर के जाने वाले हैं। साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहता है कि मैम जब हम बात करते हैं बायोलॉजी का, सवाल आते हैं 2 से 3 सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी को यहाँ पर हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ऑल राइट, क्लियर। तो कुछ छोटी छोटी सी बातों के ऊपर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दूँ, क्योंकि बच्चों के मन में ये रहता है कि मैम आखिर हम जिससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। तो बेटा देखो, मैं नाम राधिका गुप्ता है, इसी के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाते हुए बहुत सारे साल हो चुके हैं यहाँ पर, 7 से ऊपर, लगभग 8 साल यहाँ पर मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, बच्चों के मन में रहता है मैम आपने एग्ज़ाम, देखो सरकारी एग्ज़ाम में सच वो नहीं रहा कि एसएससी एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन हाँ इंटरेस्ट बायोलॉजी में मेरा हमेशा से बहुत था। नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, इसके बाद नीट क्वालिफाई हुआ, आपका सीडीएस, एफकेट, एसएसबी तक पहुँचे। एनसीसी के अंदर बात करूँ तो सी सर्टिफिकेट मेरे पास यहाँ पर रहा है। आपका एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट, मेडिकल तक खैर नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन एसएसबी के अंदर भी कॉन्फ्रेंस आउट यहाँ पर हुए। उसके बाद बात करें तो भैया उसके बाद शुरू हुआ टीचिंग का करियर। 7 से 8 साल पढ़ाते हुए हो चुके हैं, काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। और इसी के साथ बात करें तो फिलहाल कुछ बच्चे अपनी अपनी पोस्टिंग पर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये बात थी मेरी। बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, बायोलॉजी से एमएससी किया, कंप्लीटली गोल्ड मेडलिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर। इंटरेस्ट कहते हैं ना, जिस चीज़ के अंदर एक बार बन जाए वो सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर विषय आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, लेकिन आपने ईमानदारी से उस सब्जेक्ट के साथ ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई जो है वो यहाँ पर की हो। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। साउंड सभी को क्लियरली आ रहा है? एक बार ये बता दो पहले, सारे डाउट्स क्लियर होंगे? थमो जरा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। आज का सेशन आपका इसीलिए है कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन जान सकें, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। क्लियर है? तो भाई मेरे बारे में किसी को कोई और डाउट, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। बाकी फिलहाल ये बैकग्राउंड रहा है, और अब आप लोगों के सामने आप लोगों की विज्ञान के इस डर को दूर करने के लिए यहाँ पर स्पेशली बायोलॉजी वाला पोर्शन मैं कवर कराऊंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो पुष्पेंद्र सर आपको कवर कराएंगे। मैं कहाँ से हूँ तो बेटा मैं उत्तर प्रदेश, जिला अलीगढ़, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। बाकी फिलहाल दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ऑनलाइन फर्स्ट टाइम, ऑनलाइन बेटा पढ़ाते हुए बता रही हूँ, 3 साल का ऑफलाइन एक्सपीरियंस है, उसके बाद से हमने ऑनलाइन जो है वो शुरू किया। तो 5 साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते हुए भी, ठीक है, 3 साल ऑफलाइन। चलिए, तो ये कहानी रही मैम हमारी। इसके बाद शुरू करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, विज्ञान के ऊपर। विज्ञान की बात करूं तो आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम में, देखो कोई भी, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ एसएससी का पेपर दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप जिस भी एग्जाम को फोकस कर रहे हो वहां पर साइंस का पोर्शन लगभग आप लोगों से पूछा जाता है। साइंस के अंदर भी अगर हम बात करें तो आपकी बायोलॉजी भी आती है, यानी कि जीव विज्ञान आता, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है, यानी कि आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। मैं आपको इस पोर्शन को कवर कराने वाली हूँ। इस बैच के अंदर हम डिटेल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पढ़ रहे हो रिस्पेक्टिव अपने टारगेट करते हुए कि मैम मेरा ना एग्जाम्पल यहाँ पर सीजीएल को मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं सीएचएसएल को फोकस कर रहा हूँ, मेरा बिहार एसएससी का एग्जाम है, या मेरा अन्य कोई भी एग्जाम है, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर।
आप अपने लिए जो भी फोकस करके बैठे हो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ बता दूं, ये जितने भी एग्जाम्स हैं मैं आपको कुछ इस प्रकार से कराने वाली हूँ कि आपका ये जीव विज्ञान का पोर्शन आपके हर एक एग्जाम में आपको मदद करे, फॉर ऑल योर एग्जाम्स। हम बायोलॉजी का A to Z कवर करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा मान लो रेलवे का पेपर दे रहा है या मैं कहूँ SSC का पेपर दे रहा है, किसी कारणवश रह गया 1-2 नंबर से, ऐसा कोई भी यहाँ एस्पिरेंट नहीं होगा जो केवल एक ही एग्जाम पर फोकस कर रहा हो यूपीएससी को छोड़कर, कि यूपीएससी वाला मैम सिर्फ डेडिकेटेडली यूपीएससी के लिए तैयारी करता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं आपसे, तो आप जिस भी एग्जाम को मान लो टारगेट करके चल रहे हो, पेपर तो दोगे ना, उसके लिए भी हम ये जो बायोलॉजी पढ़ेंगे ये आपको हर एक एग्जाम में मदद करने वाली है। अपना टारगेट बना के रखना, इसीलिए आपसे कहा A to Z कि एक बार पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि मैम कोई भी पेपर आ जाए वहां विज्ञान का, जीव विज्ञान का पोर्शन जो है मेरा, वहां से एक भी सवाल गलत ना हो। तो अब अपनी जीव विज्ञान की जो दुख दर्द पीड़ा है मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंटली बैच के अंदर लगातार अपना डेली बेसिस पर एक काम जरूर मेरे साथ करना होगा, वो है रिविजन। मैं क्लास में तुम्हें जो भी पढ़ाने वाली हूँ डेली बेसिस पर शाम को आप क्या करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, हिंदी की भी क्लासेस होंगी, जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट रहता है सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, अभी बायोलॉजी के ऊपर समझ लो। चलो भाई, तो मैं आपसे यही कहूंगी, इस बैच के अंदर एग्जाम सारे आपके कवर होंगे। ये बेसिकली मैं बात करूं, ये मान के चलो कि मैम फोकस मेरा भले ही बिहार SSC हो, फोकस मेरा भले ही यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, लेकिन मैं जो भी अन्य एग्जाम देने जा रहा हूँ जीव विज्ञान मैम यहाँ पर हम अपना पूरा कवर करने वाले हैं। दूसरी बात, चलो भाई निशांत कह रहे हैं मैं भी अलीगढ़ से, आ जाओ। दूसरी बात कि मैम यहाँ पर इस बैच के अंदर टोटल कितनी क्लासेस होंगी, इस बैच को हम पूरे बायोलॉजी वाले पोर्शन को आपके 50 से 55 क्लासेस के अंदर कवर करने वाले हैं। 50 से 55 क्लासेस आपकी पूरी होंगी, जिसमें हम इन डेप्थ, क्योंकि देखिए सिलेबस इसका है बड़ा, इसका सिलेबस है बड़ा, पूरी बायोलॉजी जो है आपकी उसके अंदर हम ऐसा नहीं है कि मैम ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। मैं जिस प्रकार से पढ़ाती हूँ मेरा ये मानना है कि जब तक आपको जड़ से और बिल्कुल एडवांस तक की चीज़ें ना पता हो, एटलीस्ट वो नीट वाला नहीं देना, ना मेरे को PhD करनी है, ना मेरे को नीट का पेपर देना है, लेकिन सरकारी एग्जाम आजकल हल्के में मत ले लेना। MTS हो, CGL हो, बेसिक से बेसिक GD के अंदर भी बेटा इतने टफ सवाल पूछ लेता है कि आप फिर सोचते रह जाते हो कि मैम ये आया कहाँ से। तो एटलीस्ट उतना पोर्शन हम जरूर यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से आपके हर एक टॉपिक को लेकर के हम क्वेश्चंस को कवर कर पाए। किसी को कोई समस्या है यहाँ पर, बोलो भाई, कोई समस्या किसी को? ठीक, क्लासेस रहेंगी थ्योरी वाली, थ्योरी के साथ साथ आप लोगों के जो टेस्ट रहते हैं वो आपको कराए जाएंगे, आपकी PDF आपको मिलेगी। PDF के साथ साथ जो भी बच्चे अपने क्लास के नोट्स बनाना चाहते हैं, जो बच्चे क्लास के नोट्स बनाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा बेटा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास के नोट्स सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर कुछ मदद करता है ना तो वो आपके क्लास के नोट्स हैं। बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं जब हम अपने आप चीज़ों को लिखते हैं। खैर PDF आपको मिल जाएगी ताकि आप आसानी से अपने जो भी थ्योरी कंटेंट है उसके प्रिंटेबल शीट्स टाइप आप उसको प्रिंट करा पाओ और अपनी उस थ्योरी को यहाँ पर आप कवर कर पाओ। ठीक है, सभी के कमेंट आ रहे हैं। चलो सोनू, बता दिया जाएगा आपको, पता चल जाएगा आपको, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लास होंगी, पुष्पेंद्र सर आपकी क्लास लेंगे, पूरा टाइम टेबल आपको मैं बता दूंगी। यहाँ पर मेरी क्लासेस आप लोगों की रहेंगी रोज सुबह 10 बजे, जिसके अंदर हम टेस्ट भी कवर करेंगे। हर जो भी आपके चैप्टर्स रहते हैं उसमें पहले थ्योरी वाले पोर्शन को कवर करेंगे, फिर आपके पास PDF पहुंचेगी जिसके अंदर हर क्लास के तुरंत बाद रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगी। रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगी कि भैया जो भी आपकी क्लास हुई है वो आप, अगर आप किसी कारणवश, देखो ट्राई करना कि रोज सुबह 10 बजे लाइव आकर लो, लेकिन अगर नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहने वाली है। उसके बाद तुरंत आपको क्लास के जो PDF है वो यहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहते हैं तो आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, अपने रिवाइज करिए। एंड देन जो भी आपके क्लास में टेस्ट होंगे, जो क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके अलावा जो PDF आपको दी जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट, वो आपने यहाँ पर क्या करनी है, अपनी कवर करनी है। क्वेश्चंस की आपको मिलेगी प्रैक्टिस शीट।
ये आप लोग कवर करेंगे। इसके बाद इतनी कहानी तो मैम हो गई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमने कर ली। अपने को जो करना है वो रिवीजन है, डेली बेसिस पे हम रिवीजन यहाँ पर ज़रूर कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों तक उपलब्ध करा दी जाएंगी, एप्लीकेशन पर आपकी क्लास चलेगी, समय आपको पता है रोज सुबह 10 बजे। तो बीच सेशन में ये परेशान मत होना कि मैम आज मेरी पहली क्लास है या दूसरी है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। पहली क्लास में आपको इसीलिए मैंने सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर बता दिया। क्लियर है सबको? बिल्कुल बेटा, देखो रेगुलर क्लासेस रहेंगी। मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट की पीडीएफ जो है वो आप लोग को मिलने वाली है, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी, सारा कुछ आपको दिया जाएगा। सिलेबस 2 महीने का टाइम मैं आपका लूंगी कि विद इन 2 मंथ्स, यानी कि ये जो 55 तक क्लासेस आपकी हैं ये आप लोगों को पूरी डिटेल में कराई जाएंगी। लेकिन ईमानदारी से तुम्हें भी क्या रहना है, रेगुलर रहना है। तो ये बात रही मैम कोर्स कैसे कैसे चलने वाला है। अब शुरू करेंगे अपने सब्जेक्ट के आगे कि क्या कुछ हमारे इस विषय के अंदर रहता है, यानी कि बायोलॉजी में रहता है। सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं एक बार कि मैम बायोलॉजी का वेटेज किन किन टॉपिक्स का ज़्यादा है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। आप जब भी किसी नोटिफिकेशन को उठाते हो, किसी भी पीडीएफ में आप देखते हो, कभी ये नहीं लिखा होता कि साइंस में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। वहाँ पर पूरे विज्ञान के लिए एक वर्ड लिख दिया जाता है, साइंस इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में जो भी विज्ञान का उपयोग है उसके बारे में ये नाम आपको मिल जाता है। डेली लाइफ साइंस है, साइंस इन एवरीडे लाइफ है, कुछ ऐसा ही मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही मिलता है बेटा। 10 मिनट लूंगी, उसके बाद तुम्हारे जितने भी सवाल अभी कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन है क्या है, सब क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा थम जाओ, आज के सेशन में यही सब चीज़ें हम करने वाले हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ इसी एप्लीकेशन पर आपको क्लास के बाद अपलोड होकर के कंटेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। क्लियर? चलो, पीडीएफ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो विज्ञान के लिए सिलेबस की बात करें मैम, ये नाम लिखा होता है, लेकिन सवाल तो हमसे हर प्रकार से पूछता है। आप अगर किसी भी किताब को आधार मान के चल रहे हो कि आखिर बेस क्या है, आखिर बेस क्या है, तो बेस होती है एनसीईआरटी आपकी। विज्ञान की 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बच्चे प्रेफर करते हैं जब यूपीएससी के लिए एग्जाम देने जाते हैं। यहाँ पर हमें 6 to 12th पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बेसिक जो 9-10 स्टैंडर्ड की हमारी बुक्स हैं, कई एग्जाम्स में 11th और 12th स्टैंडर्ड की किताबों से भी पूछता है, तो वो सभी चीज़ें कंपाइल करके आप लोगों को डेली जो चैप्टर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके अंदर हम थ्योरी सेक्शन में कवर करेंगे, उसके अंदर थ्योरी सेक्शन में कवर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसकी मुख्य ब्रांचेस की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर एक जूलॉजी वाला पोर्शन आता है और एक आता है आपका बॉटनी वाला पोर्शन। कुछ चैप्टर्स आपके बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान में होते हैं और कुछ आपके आते हैं जंतु विज्ञान में। ठीक है, जंतु विज्ञान की बात करूं तो यहाँ मेनली हम किसका अध्ययन करते हैं? सभी जानवरों का। ह्यूमन भी एक जानवर है, तो मानव का अध्ययन भी इसी शाखा के अंदर किया जाता है। ह्यूमन का स्टडी जो हम मानव की स्टडी करते हैं वो भी इसी शाखा में की जाती है। यहीं पर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं मैम? जूलॉजी के अंदर पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो ना चाहते हुए भी मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यानी कि मानव का क्रिया विज्ञान। आपके पूरे शरीर में जितने भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी हो, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, हड्डियों का पूरा कंकाल है, लगभग सारी चीज़ें। कहाँ से सवाल आ सकता है हमें नहीं पता है, तो हमें हर एक टॉपिक को यहाँ पर क्या करना है? कवर करते हुए चलना है। आशा करूंगी ये बात क्लियर है। मानव का क्रिया विज्ञान पहला टॉपिक। इसके बाद आता है आपका जो आजकल देखो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, कोई भी एग्जाम आप देख लो वहां पर आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, एनिमल किंगडम है और एक प्लांट किंगडम है, यानी कि पादप जगत और जंतु जगत। चैप्टर और भी काफी सारे हैं, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। इसके बाद टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं डिजीज, यानी कि रोग। बीमारियां कितनी है, क्या है?
कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन किससे हो रही है, किसका क्या पैथोजन है, क्या कारक जीव है, किसके द्वारा फैल रही है, ये सभी सवाल जो हैं वो यहाँ पर आपके देखे जाते हैं। तो बीमारियों से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। फिर टॉपिक बनता है एक जिसका नाम है सेल, कोशिका, जो हमारे इस पूरे सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर रहेगा। कोशिका क्या है, पूरी सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले कि हमारा जो पूरा शरीर है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो किससे मिलकर के बना हुआ है। तो ये सभी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर हम प्लांट की भी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर, कि आपका जो प्लांट है, जो पादप होते हैं, इनमें कैसे श्वसन है, किस प्रकार से इनके नामकरण हुए, कैसे वर्गीकरण किया, क्या क्या इनके अंदर प्रोसेस होता है, कैसे खाना बनता है, क्या कुछ रहता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें रहेंगी आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर। लगभग सेल से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे ह्यूमन की पूरी फिजियोलॉजी, मानव का पूरा क्रिया विज्ञान, की पाचन कैसे हो रहा है, श्वसन कैसे हो रहा है, ये सारे सब्जेक्ट को, जितने भी क्रिया विज्ञान के टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने के बाद फिर आपके दोनों जगत को पढ़ेंगे, जंतु जगत, आपके जो पादप जगत है। फिर हम रोग वाले टॉपिक के ऊपर आएंगे और इसी के साथ आपके जो बॉटनी वाला सेक्शन है, पादप विज्ञान है, उसको कवर करते हुए अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो इन सभी क्लासेस के लिए 50 से 55 जो सेक्शंस हैं वो आपके लगने वाले हैं, वो क्लासेस आपके लगने वाली हैं। तो इतने आवर्स का ये पूरा कोर्स आपका रहेगा, एटलीस्ट मेरी तरफ से। फिजिक्स केमिस्ट्री की आपकी डिटेल्स जो है वो सर आपको बताएंगे, तो वो आपको पता चल जाएगी। अब बात आती है कि मैम आपने सिलेबस ये बता दिया कि हमें ये सब चीजें पढ़नी है, पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे सेल से, फिर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू करते हुए चलेंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सभी बॉडी के सिस्टम्स के साथ। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे क्या मैम? बिल्कुल मिलेंगे पंकज सिंह जी। ठीक है, चलो अब एक और बहुत बड़ा सवाल कि मैम क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिल रहा। मिल जाएगा बेटा, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो भी क्लास होंगी वो आपको बाद में देखने के लिए रिकॉर्डेड सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। आज से जो बैच है वो मैं आपका यहाँ पर शुरू कर रही हूँ, तो उसमें आप सभी अपने बाद में, अब क्लास के बाद ही तो रिकॉर्डेड आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैम पहले आप पढ़ाओ मत रिकॉर्डेड दे दो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, प्रियंका मिश्रा, बिल्कुल बच्चे क्लास डेली आपकी रहेगी, ये मैम का आपसे वादा है, क्लास आपकी डेली रहेगी, लगातार रहेगी, और आपका टाइम से जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर कराया जाएगा। किसी को और कोई समस्या? कह रहे हैं मैम पीडीएफ से पढ़ाएंगे कि लिख कर पढ़ाएंगे? बच्चे देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, बायोलॉजी में थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है कंप्लीटली। अगर मैं बात करूँ कि डेफिनेशन है, थ्योरी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो कहीं कहीं पर आप लोगों को, वैसे मैं ये ट्राई करूंगी कि पूरा मैं आपको लिख कर पढ़ाऊँ, लेकिन हमें इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए आपके क्लासेस जो हैं वो मिक्स पैटर्न पे रखनी होती है, कि कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी और कुछ आपको लिखवा करके भी कराया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होगी। हाँ भाई, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें? चलो सारे सिस्टम करेंगे, लिख के, लिखा के पीडीएफ भी आपको दिखाई जाएगी, लिखवा करके भी आपको कराया जाएगा, तो हर प्रकार से हम इसको कवर कर लेंगे। इस बैच की ये पहली क्लास है। और किसी का कोई डाउट मन में? टाइम क्या होगा? ये जो सेम टाइम पर आपकी क्लास हो रही है ना, डेली 10 AM, सुबह 10 बजे रोज आपकी ये क्लास यहाँ पर रहेगी। तो आज के सेशन में पहला मुद्दा यही है कि मैम क्या कुछ कैसे कैसे होने वाला है, पीडीएफ से लेकर के आपका पूरा सिलेबस, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा, क्या कोर्स की हमारी प्लानिंग है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मिलने वाली है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। कौन कौन से एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो, मुझे एक बार जल्दी से बता दो, किसी और का कोई डाउट हो। चलिए सत्यम, वो आप हेल्पलाइन नंबर पर एक बार बेटा पूछ लेना, वो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, विपिन चौरसिया। अच्छा, दूसरा मैम हिंदी होगी या इंग्लिश होगी? बाइलिंगुअल है, सुन लो जरा इधर, फिर बच्चों के मन में ये आता है कि मैम केवल हिंदी नहीं रखी आपने। ये बाइलिंगुअल कोर्स है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। अब एक बहुत बड़ी समस्या क्या बनती है, मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं, जीव विज्ञान के शब्द जो है ना वो मेजर इंग्लिश में होते हैं, मेजर वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं, उनकी हिंदी भी समान ही होती है। कि अगर मैं तुम्हें संघ बता रही हूँ कि पोरीफेरा है, टीनोफोरा है, प्लैटीहेल्मिन्स है, एस्कीहेल्मिन्स है, तो बेटा ये इंग्लिश में भी समान है, हिंदी में भी समान है, लगभग चीज़ें आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाली हैं। तो मैम हमें ना इस चीज़ में परेशान नहीं होना है कि मैम इंग्लिश ही इंग्लिश क्यों आ रही है। अब बेटा उसको हिंदी में भी समान कहते हैं, तो बताओ क्या होगा। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही क्लासेस जो हैं वो मिलने वाली हैं। आपकी हिंदी लैंग्वेज भी होगी, जो हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश के द्वारा भी अपना कवर कर सकते हैं। तो दोनों ही माध्यम में जो पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, वो हर एक चैप्टर आपको दोनों लैंग्वेजेस में मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ।
आशा करूंगी यहाँ तक सभी डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। रही बात किताब की, तो मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम सारे प्रीवियस ईयर्स को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा अच्छा है। बहुत बच्चे ल्यूसेंट प्रेफर करते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी क्लास के नोट्स ध्यान से पढ़ना। जो भी आपको क्लास में नोट्स बनाए जा रहे हैं वो मोर देन इनफ आपके लिए रहेंगे। फिर भी आप चाहते हो देन प्रेफर एनसीईआरटी, कुछ और नहीं। फिर भी आप चाहते हो, हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मन नहीं मानता ना, बहुत बच्चों का अरे नहीं नहीं मैम मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूँ, आप बेझिझक जाइए एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन पहले क्लास के नोट्स कवर करेंगे, क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, उनसे रिवाइज कर लेना, मोर देन इनफ है। मुद्दा कि मैम क्वेश्चन कितने आते हैं, क्या आते हैं, तो बेटा देखो लगभग तुम्हें हर एक एग्जाम में ना 4 से 5, मैं मिनिमम संख्या बता रही हूँ, इतने सवाल आपको मिल ही जाते हैं। तो हमें 5 नंबर भी खत्म नहीं करने हैं। आप मेंस लेवल तक जाते हो, सीजीएल की बात करो, मेंस लेवल तक चले जाओ, आपको 7 से 8 हर शिफ्ट में, अभी मेंस में जीएस 2022 से शुरू हुआ है, 8 क्वेश्चंस आपके सीजीएल मेंस में साइंस के पूरे थे। इस वर्ष भी 2023 में भी 8 क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट में। तो हमें हल्के में नहीं लेना है मैम। मीन्स की बात करूं, जीडी की बात करूं, या मैं बात करूं आपके यहाँ पर जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सब में आपको एटलीस्ट, ये मिनिमम संख्या मैं आपको बता रही हूँ, 5 बढ़ने को ये क्वेश्चन 7 से 8 तक आपके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अविनाश बॉटनी के अंदर भी हम सेम चीज करेंगे, प्लांट का रेस्पिरेशन, प्लांट के अंदर कैसे पोषण देखा जाता है, और इसी के साथ प्लांट के अंदर क्या रिप्रोडक्शन साइकिल रहेगी, प्लांट का पूरा जगत कैसा है, तो सारे ही सिस्टम जो प्लांट के होंगे वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो पूरा आपका प्रोस्पेक्टस रहता है, मतलब जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो सारे आपको पीडीएफ के साथ अपलोड करवा दूंगी, तो एक बार आप चेक कर लेना, गो थ्रू कर लेना। ये टॉपिक्स के नाम है जिस सीक्वेंस में हम पूरे सिलेबस को अगले 2 महीने में अपना कवर करने वाले हैं। तो जनवरी अंत तक आपका ये जो सिलेबस है उसको टारगेट कर रहे हैं कि पूरा यहाँ पर ये ओवर हो जाए। ठीक है, हाँ, डाउट सेशंस जो भी रहेंगे वो आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा कि आपके वीकली डाउट सेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जो डाउट रहता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके बैच में जितने भी बच्चों को जो भी डाउट रहेगा उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअली एक डे डिसाइड कर लेंगे कि भाई इस दिन आज डाउट सेशन यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए, तो अभी बेसिक चीजें हमने सब क्लियर करी है, जितने भी तुम्हारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। आशा करूंगी कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। मैम कौन है, मैम के बारे में, सिलेबस के बारे में, पीडीएफ हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, सब कुछ। रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए परेशान मत हो ना, मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, मिल जाएगी आपको। अब शुरू करते हैं आपके आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है बायोलॉजी। और हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, मेरा क्या मानना है ना, देखो मुझे 7 से 8 साल पढ़ाते हुए हो गए, उससे पहले अपनी ग्रेजुएशन थी, अपनी पूरी नीट की तैयारी थी। उस पूरी जंग में ना ये सब्जेक्ट मेरा बहुत एक हेल्पफुल सब्जेक्ट, एक फ्रेंडली सब्जेक्ट रहा है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि बेटा बायो को लेकर के रटना शुरू कर दो। बायोलॉजी है, इसको समझोगे ना जिस दिन तुमने समझ लिया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको वो पढ़ना है जो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है। जानवरों के अंदर लगभग सेम सिस्टम्स होते हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो वो हमें यहाँ पर समझनी होती है। समझने का सब्जेक्ट है ये विषय, समझने वाला ज़्यादा है। थोड़ा सा यहाँ पर हम जो ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक्स तो आपको बहुत सारी मिलने वाली है। दूसरी ट्रिक इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, वर्ड्स को ब्रेक कर देना। मोस्टली मैं आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर आप बार बार देखोगे मैम ने शब्दों को तोड़ दिया, और तोड़ करके इसका मतलब हमें समझ में आ गया। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिलने वाली हैं। नहीं नहीं, संडे को नहीं होगी बंसीलाल। हाँ गौरव, बिल्कुल अभी शेड्यूल मिल जाएगा ना, उसमें एक बार चेक कर लेना, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर होंगे, कुछ सब टॉपिक्स के अंदर भी होंगे, तो वो सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट से संबंधित भी, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगी। तो हमने क्या करना है मैम, शब्दों को तोड़ देना है। अब रही बात बायोलॉजी, इंग्लिश में ना समझ में नहीं आती थी ज़्यादा। इन्होंने आधे से ज़्यादा वर्ड कहाँ से लिए हैं, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से। बायोलॉजी भी वहीं से लिया गया था, बायोलॉजी भी इन्होंने कहाँ से लिया था, ग्रीक भाषा का शब्द है, इंग्लिश में नहीं था। इसको एक्चुअली कहते हैं बायो प्लस लोगोस। बायो वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका शब्द का मतलब होता है जीव, या मैं कहूँ जीवित, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन, यानी कि लिविंग, और इसका मतलब क्या है मैम, स्टडी है।
सिंपल सी बात है कि दो ग्रीक भाषा से जो शब्द हमने लिए उनको मिला करके हमने क्या बनाया, हमने बना दिया बायोलॉजी। मतलब क्या हुआ इसका, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या बनी मैडम कि बायोलॉजी क्या है, इस पूरे जीव विज्ञान का मतलब क्या है। हिंदी में तो हम लिख देते हैं जीव विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है जहां हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। इट्स एज सिंपल। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की तो यहाँ लिखा जाता है जीव विज्ञान। अब जो नोट्स बनाना चाहते हैं भैया साथ साथ में नोट्स बनाइए ताकि आपको भी कोई समस्या यहाँ पर ना लगे। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यह है जीवित जीव का अध्ययन कहलाता है। कहते हैं जिस चीज में समय लगता है ना वो चीज मजबूत निखर के आती है। हम भले एक तरीका देखो ये भी है, मैं तुम्हें 15 दिन में बायोलॉजी खत्म करा दूं, करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती ना ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा दूं और बेटा जल्दी से 15 दिन में पैसा वसूल, वो चीज़ें काम नहीं करती लॉन्ग टर्म के लिए। हम अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, उस पर समय लगा रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना समय वहाँ पे, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, वो आगे के लिए आपको मदद करे। उस हिसाब से हमेशा टारगेट रखना चाहिए। ये नहीं है मैम ऊपर ऊपर से पढ़ लिया खत्म। जब तक हमें बेसिक, क्योंकि बहुत चीज़ों लगेंगी आपको कि मैम ये तो बहुत बेसिक है या ये बहुत ज़्यादा हमारे लेवल का नहीं है, ये नहीं पूछा जा सकता। हमें शुरुआत जब करनी होती है किसी भी सब्जेक्ट की तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, 10th के बाद मैम संबंध ही छोड़ दिया था, साइंस से गणित से हैं। क्यों भाई, हो ना इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। मैम मैं इंट्रोडक्शन क्लास है आपका, अच्छा ठीक है, नहीं कुंदन वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी ये सेशन आपका ऐसे ही रहेगा। आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कल से सेम टाइम सुबह 10 बजे आपकी क्लास रहेगी जिसमें हम फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सेल से। पहला टॉपिक जो रहेगा वो आपका कोशिका रहने वाला है। नहीं अखिलेश, तो ये क्या है, ये आपके जीवित जीवों का अध्ययन है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। अब बात ये आती है कि मैम लिविंग हम किसको कहते हैं, लिविंग की क्या विशेषताएं हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो जीवित की भी अलग अलग फीचर्स होते हैं कि अगर मैं कहूँ ये मार्कर है मेरे पास, तो क्या ये मार्कर लिविंग है, आप बोलोगे, आप कहोगे नहीं मैम ये लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है लिविंग? पहली लाइन आपके मन में क्या आएगी कि मैम इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। आप यही तो कहोगे कि मैम इसकी सांसें नहीं चल रही हैं, श्वसन नहीं कर रहा। बट बेटा वो एक फीचर नहीं होता। हम अगर बात करें मेन फीचर्स की तो वहां पर ये एक सिंपल आपको नॉन लिविंग थिंग दिखाई दे रही है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम मेनली जो वर्गीकृत करते हैं, ठीक है भैया सांसें नहीं चल रही लेकिन बॉडी में कोई सिस्टम भी तो नहीं है, बॉडी में कोई सिस्टम भी तो नहीं है। तो आप जब वर्ड लिखते हो ना लिविंग या जीवित, इस जीवित जीव की जो विशेषताएं होती हैं उसमें 4 मुख्य विशेषता आती हैं। सबसे पहली आती है जिसको हम नाम देते हैं ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि विकास। अब देखो कहते हैं ना कि बातों में चीज़ों को समझा जा सकता है। आपने कहा मैम विकास हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति जीवित है। अब मैं कहूँगी कि भाई विकास कैसे हो रहा है, नॉन लिविंग है ना मार्कर, सुनो मैं कहूँगी विकास कैसे हो रहा है। विकास मतलब आप बचपन में पैदा हुए, आप बहुत छोटे से दिखाई दे रहे थे, धीरे धीरे करके आपकी हाइट बढ़ी, आपका बॉडी का आकार बढ़ा, आपने बुढ़ापे तक पहुंच गए। मतलब आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। आप एक छोटे से हाइट से लेकर के 6 फुट तक आ जाते हो, 5 फुट तक आ जाते हो, आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी विकास कर रही है। आपने कहा मैम ये तो एक इंसान हो गया, जानवर में भी सेम होता है, एक जानवर का बच्चा भी इसी प्रकार से बढ़ता है। पौधे की बात करूं तो पादप भी एक छोटे से बीज से लेकर अंकुरित होने के बाद एक लंबा सा पेड़ वृक्ष बन के फिर बूढ़ा होकर के खत्म हो जाता है, दिखाई देता है हमें, फल फूल देता है। तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ये मार्कर को मैं सालों साल रख दूं, कभी इसके अंदर कोई बदलाव मिलेगा? नहीं मिलेगा मैम। तो ये हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक विशेषता है जिसे हम जीवित जीव की यहाँ पर बताते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन एक और मन में आता है कि अच्छा एक बात बताओ, कहीं मिट्टी का कोई ढेर है, मैं उसके ऊपर और मिट्टी भरे जा रही हूँ, वो भी तो ग्रो कर रही है ना, वो भी तो साइज में आकार में बढ़ रही है। तो केवल ये बताना कि इसका साइज बढ़ रहा है, इसका आकार बढ़ रहा है, वो एक विशेषता यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हम दूसरा फैक्टर क्या रखते हैं कि भाई आप उसको अपनी तरफ से बढ़ा रहे हो।
मिट्टी के ढेर पे मिट्टी आप खुद डाल रहे हो, ये नहीं है कि वो अपने आप से ग्रो कर रही है। तो ग्रोथ क्या है, एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का फीचर है, एक जीवित जीव की विशेषता है, यानी कि वो चीज अपने आप पनपती हुई बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। क्लियर है सबको? कमेंट्स आ रहे हैं सभी के पास? चलिए, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या दिखा, ग्रोथ का। दूसरा क्या कहेंगे मैम? दूसरा आता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन की जो विशेषताएं हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बनाने की जो क्षमता होती है उसे हम प्रजनन कहते हैं। जितने भी जीवित जीव होते हैं उनके पास अपने कुछ गैमीट्स होते हैं, अपने कुछ प्रजनन अंग होते हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो। वो क्या करते हैं, वो आपस में मतलब अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको बनाने में सक्षम होते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी एक जीवित जीव की विशेषता है। लेकिन ये बायोलॉजी ना अपवाद से भरी हुई है। यहाँ पर आपको हर जगह एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे कि अच्छा इतनी चीज ऐसे हो गई, एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। आपकी क्लास में भी एक्सेप्शन होंगे कि मैम आधे से ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक होगा जो सिर्फ यहाँ पर पीडीएफ के चक्कर में आया होगा कि अच्छा अच्छा पीडीएफ बटोर लेता हूँ, पीडीएफ मिल जाएगी, काम चल जाएगा। अपवाद हर जगह है, तो बायोलॉजी में तो मैम खास तौर पे मिलेंगे। आपने कहा कि रिप्रोडक्शन एक विशेषता है, प्रजनन। अब कुछ ऐसे भी होते हैं ना जिनके पास रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कुछ हम बात करें, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम आ जाता है, एक टर्नर आ जाता है, जो इस पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने में, अपने बच्चों को आगे फर्दर ग्रो कराने में, यहाँ पर उनके ऑर्गन्स काम नहीं करते, बांझपन का शिकार हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनके पास ये फीचर नहीं है, लेकिन बाकी के फीचर तो हैं, बाकी के फीचर तो है। तब हम कहते हैं कि ठीक है, वहां पर ये अपवाद है प्रजनन का फीचर, लेकिन उनके पास ग्रोथ हो रही है उनकी बॉडी में और अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए वो जीवित जीव के अंदर आता है। ठीक है, क्लास लाइव है बेटा, क्लास लाइव है। ठीक है, तीसरा विशेषता, जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखता है वो होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। अब ईमानदारी से तुम मुझे एक बात बताना कि मैम आपने बोला जीवित है कोई, एक व्यक्ति है जो कोमा में है, एक व्यक्ति है जो कि कोमा के अंदर पेशेंट है, कोमा का पेशेंट है, क्या उसको भी मैं कहूंगी कि वो व्यक्ति जीवित है? आप बोलते हो नहीं मैम वो व्यक्ति जीवित नहीं है, वो कोमा में है। बट कोई भी पेशेंट अगर आपको ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब उसका जो ब्रेन है ना वो काम कर रहा है, उसका ब्रेन जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। भले ही वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिविंग है, कहीं ना कहीं वो जीवित है। और चेतना उनमें से एक फीचर है कि अगर तुमसे किसी ने कुछ कह दिया, तुम सो भी रहे हो और आकर कोई तुम्हारी पिटाई कर दे, तुम फटाफट से उठ करके क्या करोगे? उल्टा उसकी पिटाई करना शुरू कर दोगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? जल्दी से बताओ, करोगे या नहीं करोगे? तो मैम यही सिंपल चीज है, ये चेतना की विशेषता होती है कि हमारी बॉडी तुरंत सतर्क हो जाती है। गलती से एक पिन चुभ गई, कोई पिटाई विटाई कर दे, किसी ने कुछ कह दिया, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। ये मारकर है, मैं इसको कितना भी पीट लूं, इसको तोड़ दूं, इसको फेंक दूं, ये कुछ भी नहीं करेगा, बेचारा चुपचाप सहता रहेगा सारे जुल्म को। तो ये चेतना, ये कॉन्शियस, कि आप जागरूक हो, ये विशेषता भी आपकी किसकी कही जाती है? लिविंग की यहाँ पर कही जाती है। इसके बाद आखिरी फीचर जो होता है इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? चयापचय। चयापचय, चयापचय मतलब आपके शरीर के अंदर कुछ नया बनना और कुछ टूटना। दरअसल ये शब्द जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपकी नई फॉर्म हो रही है, कुछ नया बनना। ठीक है, कुछ नया निर्माण होना। और कैटाबॉलिक मतलब कुछ टूटना। याद रखना कि कोई चीज ऐसी है जो ब्रेक डाउन हो रही है, फॉर्म हो रहा है, कुछ नया बन रहा है। आपने खाना खाया, रोटी खाई, अब जो रोटी थी उसके अंदर क्या था? स्टार्च था। वो स्टार्च किसके अंदर टूटा? ग्लूकोज में टूटा। शरीर में जाएगा, पाचन होगा, ग्लूकोज में टूटेगा, फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी को लगेगा। यानी कि बॉडी में हमने कुछ तो खाया, रोटी खाई, वो रोटी टूट गई, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई। उसके बाद हमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, एनाबॉलिज्म हुआ, नया कुछ यहाँ पर बना।
इन दोनों को मिलाकर जब खाना पच गया तब हम कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से हमारी चल रही हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर का बहुत अच्छा है, बढ़िया आप खा रहे हो और बढ़िया से आपका खाना पच रहा है। यही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि मेटाबॉलिज्म किन दो चीजों का एक योग यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है बेटा, प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस होता है। सनातन कुमार, छुई मुई का पौधा एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। तुम छूते हो और वो तुरंत क्या हो जाती है, उसकी कलियां बंद हो जाती हैं। सबने सुना है छुई मुई का पौधा? क्यों भाई, जल्दी से बताओ। तो छुई मुई है, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होते हैं, कोई केमिकल आ गया प्लांट उसकी तरफ हो चला। कुछ पौधे, आपको सूरजमुखी का एक एग्जाम्पल देखो, सूरज जिस दिशा में गया प्लांट का मुख उसी दिशा में हो जाता है। तो ये सभी मूवमेंट्स है, प्लांट्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस है, भले ही वो तुम्हारी तरह चल फिर तो नहीं पा रहे, लेकिन बाकी की सभी क्रियाएं वो पौधे करते हैं, इसीलिए उनको हम जीवित कहते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको जीवित कहते हैं। और जीवित की ये मुख्य 4 विशेषताएं होती हैं, जो ये दिखाता है उसी को हम लिविंग के अंदर रखते हैं, उसी को हम लिविंग के अंदर रखते हैं। नोट, कितने साथी हैं जो क्लास में नोट्स बना रहे हैं आज से ही? ये मुझे एक थम्स अप का साइन भेज दो कि हाँ मैम हम बना रहे हैं, तो मुझे भी पता लग जाए। और लिख लिया हो तो एक बार जल्दी से बता दो। मैम बायोलॉजी की स्टार्टिंग किसने की? सत्यम, अभी आते हैं, वहीं आते हैं। चैप्टर एक बार जब खत्म हो जाए ना, फिर तुम बताना मैम आपको डाउट रहा कि नहीं रहा। अपन इसीलिए उसको बिल्कुल जड़ से उठा करके और खत्म कर दें कि चलो इस चैप्टर को पूरी तरह से आपको समझा दिया जाए। तो कहानी शुरू हुई थी जीवित, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे? जीव विज्ञान। हम कोई डेड प्लांट, किसी डेड के बारे में तो पढ़ नहीं रहे। इस पूरे चैप्टर, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जीवित का ही अध्ययन हमें करना है। जीवित किसे कहते हैं? इन सभी फीचर्स वालों को कहते हैं। ये स्टडी किसकी होती है? लिविंग थिंग्स की। और जो इसको पढ़ता है, आज से तुम भी क्या हो गए? बायोलॉजिस्ट हो गए। तुम क्या पढ़ रहे हो? जीवित जीवों को पढ़ रहे हो। तो अब तुम अपने आप को क्या कह सकते हो? मैं भी जीव विज्ञानी हूं, मैं भी बायोलॉजिस्ट हूं। बायोलॉजिस्ट मतलब जो पढ़ता है, ठीक है, जीव विज्ञानी इसे कहेंगे द पर्सन हु स्टडीज बायोलॉजी। ठीक है, वह व्यक्ति जो जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, जो पढ़ता है। बोलो बनोगे कि नहीं? आज पहला सेक्शन है, वादा करो कि मैम 2 महीने बाद हम भी कहेंगे कि कुछ कहेंगे। कुछ के मन में ये भी आता है, मतलब जितने अभी तक बैचेस हुए, आधे कहते हैं मैम हम तो डॉक्टर बन गए क्लास में, आधे कहते हैं बायोलॉजिस्ट बन गए हम। तो तुम भी यही बात कहोगे या नहीं कहोगे? मैम मेरा कॉमेंट, विवेकपाल, सबके कॉमेंट दिख रहे हैं। चलो, तो ये कहलाती है बायोलॉजी। अब शुरुआत किसने करी, कैसे करी? वहां आता है इसके जनक का नाम, जिनको कहते हैं अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी। देखिए, शुरुआत की अगर हम बात करें, बहुत सारी कहानियां हैं इवोल्यूशन के। आप विकासवाद, जीव विज्ञान से भी बात करेंगे तो बहुत सारी कहानियां। पहले कहा गया था कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी, पहले धरती पे बहुत ज़्यादा पानी था। ठीक है, एक बिग बैंग थ्योरी का नाम आता है। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, एक पसीने से घिरी हुई शर्ट रख दी थी, वहां से मेंढक उत्पन्न हो गए, कुछ कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो गए, ऐसा भी कहा गया। लेकिन ये सब थ्योरीज जो थी वो डिस्कार्ड कर दी गई, ये सब थ्योरीज रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि इनमें कोई अस्तित्व नहीं था, ये आगे जाकर के फेल हो रही थी। बाद में ये भी कहा गया कि पहला व्यक्ति एडम और ईव आए थे धरती पर। लेकिन ये सारी थ्योरीज हैं विकासवाद जीव विज्ञान की, कि ये जो जन्म हुआ है, जो जीवित जीवों के बारे में आपने पढ़ा है, इनको देखा गया है, ये कब से देखा गया है। तो बहुत सारी थ्योरीज आई थी। फिर एक कहानी आई थी कि 7 दिनों में पूरा का पूरा पानी, धरती, जितने भी है पत्थर, हवा, ये सब चीज़ें बन के तैयार हो गई थी। तो ढेर सारी थ्योरीज हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत, इसके जनक अरस्तु साहब को कहा जाता है। अरस्तु साहब ने क्या किया था, तुम बस इतना मानो कि एक व्यक्ति, जैसे हम एडम ईव कहते हैं ना, ऐसे अरस्तु साहब घूम रहे थे। अब घूमते घूमते मैम उन्हें सबसे पहले ये दिखा कि यार यहाँ तो रायता सा फैला हुआ है, मतलब सब चीज़ बिखरी हुई है। उनको लगा कुछ चल रहे हैं, कुछ जानवर हैं चलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ कीड़े वीड़े उन्हें चलते हुए उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पौधे दिखे जो कि अपनी जगह पर स्थिर थे, मूव नहीं कर रहे थे, बट हाँ वो भी बढ़ रहे थे। कि आज बैठे हुए हैं 3-4 दिन तक नोट कर रहे हैं, अच्छा ये भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मतलब उन्होंने ही सबसे पहली बार 2 अलग अलग शाखाओं के बारे में देखा, समझा, और उन्होंने यहाँ पर इस पूरे जीव विज्ञान की खोज करी थी। इनको जनक कहा जाता है। इनको जनक कहा जाता है कि किस प्रकार से इन्होंने 2 मुख्य शाखाएं बनाई। तो इसीलिए अगर आपसे सवाल आता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के
जनक कौन है? तो आप नाम बताएंगे अरस्तु का। इन्होंने मुख्य तौर पर दो शाखाएं बनाई थी। पहली शाखा बनी थी जूलॉजी की, जू प्लस लॉजी। जू मतलब होता है जानवरों का अध्ययन, हम जू में जाते हैं ना जानवरों को देखते हैं, नेशनल पार्क में, जू में, इस तरह से हम जाते हैं। नेशनल पार्क कहीं आप जा रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हो, जू में जाते हो तो भाई जंतुओं को देखते हो, जानवरों को देखते हो, और जंतुओं का लॉजी मतलब अध्ययन की आप बात कर रहे हो। तो मैम ये बेसिकली विज्ञान की वो शाखा है जहां हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इनका इंटरेस्ट यही था, इनका इंटरेस्ट यही था। अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि भाई मुझे भी इंटरेस्ट था जूलॉजी वाले फील्ड की तरफ, मास्टर्स किया जूलॉजी में, किया नहीं था, प्लांट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जूलॉजी क्योंकि वहां हम इंसानों को समझ सकते हैं, हम जानवरों को समझ सकते हैं क्या सिस्टम है, इनका भी इंटरेस्ट था। तो इनको हम, अरस्तु साहब को हम बायोलॉजी का भी जनक कहते हैं और जूलॉजी का भी जनक कहते हैं। जूलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब ये मत कहना मैम मानव कहाँ आएगा, मानव भी एक एनिमल ही है। यह जंतु का अध्ययन है। इसके जनक लिखिएगा, अरस्तु साहब को ही कहा जाता है, एरिस्टोटल। और इन्होंने क्या किया, अब देख तो रहे थे कि यार सारे के सारे जानवर हैं, ये सोचते हैं कि चलो आज एक काम करता हूँ, इतना कुछ मैंने पढ़ लिया है। आगे इन्होंने ये भी देखा किसी के पास रेड ब्लड सेल है नहीं है, बहुत सारे खोज करी थी इन्होंने। इन्होंने किताब के अंदर लिखने का सोचा, इन्होंने कहा चलो एक किताब लिख देता हूँ। उस किताब पे भी सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं कि कौन सी किताब जो है इन्होंने यहाँ पर लिखी थी। इन्होंने कहा कि मैंने पढ़ी है सारी एनिमल्स की हिस्ट्री, तो उस किताब को नाम दे देता हूँ हिस्टोरिया एनिमेलियम या हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जंतु का इतिहास। ये किताब जो है ये इन्होंने लिखी और इसके अंदर इन्होंने जितने भी एनिमल्स देखे थे उनके बारे में यहाँ पर लिख दिया था कि चलो जो भी हमारे जानवर हैं उनके बारे में हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। मैम एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वाह, सुनील जी कह रहे हैं मैम एग्जाम में सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, है ना। पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, पढ़ोगे तो डेफिनेटली बनेंगे, सारे बनेंगे। कोई सवाल होता तुम यहाँ पर यूं बताओ, पढ़ रहे हो ना, और पढ़ रहे हो तो फिर सवाल क्यों नहीं बनेंगे? चलो क्लास डेली होगी सुबह 10 बजे से, तो सुबह 10 से 11 अपना टाइम फिक्स कर लेना कि मैम हमें डेली बायोलॉजी की क्लास लाइव अटेंड करनी है। और इस बैच के अंदर हम आज से ही जो चीज़ें सीखेंगे उन सभी चीज़ों को साथ साथ में नोट्स भी करते चलेंगे। अपने बनाए हुए नोट्स बहुत हेल्प करते हैं बच्चों, इस बात का ज़रूर से बहुत ध्यान रखना। हिस्टोरिया एनिमेलियम इन्होंने कहा था, एरिस्टोटल लिखे हैं मैम, बहुत बढ़िया। आप हिंदी में हैं तो अरस्तु लिख लीजिए, इंग्लिश माध्यम से हैं तो आप एरिस्टोटल लिख लीजिए, इसलिए आपको दोनों भाषाओं में बताया जा रहा है। बुक किताब कौन सी थी? हिस्टोरिया एनिमेलियम थी। इसके ऊपर सवाल आपका बन जाता है। तो ये विज्ञान की शाखा है जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, इसके जनक अरस्तु साहब हैं। दूसरी शाखा जो देखी गई थी वो थी बॉटनी, इसको वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान या फिर पादप विज्ञान। यहां बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यह पादप का अध्ययन है। इसके जो जनक हैं, जो इसके फादर कहे जाते हैं, उनका नाम लिखेंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और इसी के साथ इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम। वर्ड्स देख रहे हो कितना लिंक करके, कितना रिलेट करके, कि पादप का अध्ययन है तो प्लांट्स के लिए प्लेंटेरम किताब लिख दी। इनका इतिहास इन्होंने यहाँ पर लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादप का इतिहास। ठीक है, तो बेटा ये दूसरी शाखा हो गई जिसके जनक याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस को कहा गया।
और इसी के साथ इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी जिसमें जो भी प्लांट्स थे इनके, जो भी इन्होंने पढ़े समझे, उसको पूरा इस किताब के अंदर लिख करके चले गए। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? जीडी में आता है, सब में आता है, जीडी में भी आता है, जीडी में भी सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये कुछ इस प्रकार से आपका बिल्कुल बायोलॉजी का दो मुख्य शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इन्हीं दोनों को आगे फर्दर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आगे अगली क्लास आप लोगों की रहेगी कल, मतलब वही लगातार आपकी क्लासेस रहेंगी मंडे टू सैटरडे। और इसमें हम कवर करेंगे आपका कंप्लीट ये साइंस का पोर्शन, जिसमें बायोलॉजी में आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, बिल्कुल रंजन कुमार, ये इसके जनक यहाँ पर कहे जाते हैं। ठीक है, एक तीसरी शाखा है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे हम पढ़ते हैं, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मुझे एक बार जल्दी से सभी बता दो जितना हमने आज समझा। बेसिकली आज हमने वो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं। ये सवाल हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि मैम सेशन तो शुरू हो चुका है, कोर्स स्टार्ट हो चुका है, हम आगे कैसे करेंगे? तो हमें वो सारे डाउट्स पहले ही आज के सेशन में इसीलिए क्लियर करने ज़रूरी थे जो हमने आज किए। किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे ज़रूर से बता दो। बाकी तुम्हारे बायोलॉजी की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो अब, कि मैम आप करा दो पूरा, हम बैठे हैं डेली रिवीजन करने के लिए। ये वादा मुझे आज के सेशन में आप सभी से चाहिए। सेशन पूरा आप लोगों का, ये जो कोर्स है वो पूरा आप लोगों का रहेगा, लेकिन आपने ईमानदारी से रोज डेली बेसिस पे जो आपको शीट दी जाएंगी उन्हें आपने प्रैक्टिस करनी है, जो आपके पास पीडीएफ जाएंगी उन्हें रिवाइज करना है। ये काम आपने ज़रूर से करना है। तो तैयार है सभी मेरे साथ बायोलॉजी को शुरू करने के लिए? सिलेबस जो पूरा डिटेल में है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, जो शायद बच्चे लेट यहाँ पर जुड़े हैं, तो बेटा ये आपका पूरा 50 to 55 क्लासेस के अंदर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है प्रियंका, बच्चे सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। चलो, तो ये सभी चीजें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो सेल का रहेगा, कोशिका से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैम वो ऐसा टॉपिक है ना जो अगर हम नहीं समझे तो आगे हमें हर एक सिस्टम में दिक्कत आएगी। हम यही नहीं समझ पाएंगे सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, कहाँ क्या चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, न्यूक्लियस किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, कहाँ डीएनए बैठा है। तो अपने को वहां से चलना है लिंक बनाते हुए। ये नहीं कि कूद के चले गए, पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया कि मैम दिल पसंद है दिल पढ़ते हैं, चलो ब्लड पसंद है ब्लड पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं होता। लिंक बना के चलेंगे, लगातार करेंगे और अपनी डेली क्लासेस को कुछ इसी प्रकार से कवर करेंगे, बाकी डेली रिविजन करेंगे। चलो डन। तो भाई बहुत बच्चों ने वादा कर दिया, मुझे सब यहाँ पर इसी प्रकार से डेली बेसिस पे अपनी प्रेजेंट लगाते हुए चाहिए कि मैम हम तैयार हैं, बाकी चीजें आप संभाल लो, हम रोज रिविजन यहाँ पर जरूर करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसी के साथ मुलाकात करेंगे कल सुबह सेम टाइम सेम जगह आप लोगों के साथ, सुबह 10 बजे। टाइमिंग याद रखिएगा 10 AM की रहेगी। देखो बहुत सारे, अगर आप में से कोई वर्किंग भी है, किसी की जॉब चल रही है, कोई कहीं काम कर रहा है, वर्किंग है, तो आप भले ही रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हो। अदरवाइज ट्राई करना कि आप जितने भी बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं बेटा, लाइव सेशन लेना, ताकि कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो मैं यहीं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाऊँ। जो वर्किंग है उनके लिए फिर डाउट सेशन रख दिया जाएगा, ताकि आपके डाउट्स को भी क्लियर कर दें। ऑल राइट, सो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह सेम टाइम। आशा यही करूंगी सभी को चीज़ें पसंद आई हो, क्लियर हुई हो, और टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।